हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 20 अप्रैल के पहले ट्यूटोरियल सेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि मंडे से फ्राइडे आपको ये सेशन मिलता है, तो ये इस वीक का पहला एडिटोरियल है। एडिटोरियल में जाने से पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे कौन से ग्रामर और वोकैबुलरी के पॉइंट यहाँ पर खास हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है जेरेंड और पार्टिसिपल को आप समझ लें कि दोनों में देखिए कन्फ्यूज़न होता है। कारण है कि ये भी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी है और ये भी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी है। एक बच्चे ने कमेंट करके प्रश्न पूछा था कि ये V0 क्या है, V1 और V0 में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ बता देता हूँ आपको कि V0 या बेस फॉर्म क्रिया के उस रूप को कहा जाता है जिसके साथ आईएनजी अप्लाई हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा देखने में आता है कि V1 के साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो बेस फॉर्म अलग कर दीजिए, V1 को अलग लेकर चलिए। ठीक है, तो यहाँ जेरेंड भी V0 प्लस आईएनजी है और पार्टिसिपल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बात कर रहा हूँ खास करके वो भी V0 प्लस आईएनजी है। कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, उनके माध्यम से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट और कहें कि एक मेक शिफ्ट जिसको बोलते हैं, मेक शिफ्ट का मतलब नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़। तो एक जुगाड़ बता देता हूँ आपको कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं और ट्रांसलेशन करने पर कोई भी काम करते हुए का अर्थ आता है तो आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल मान सकते हैं। जबकि कोई भी काम करना, सोना, जागना, उठना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, ऐसा कोई मीनिंग आए तो वहाँ पे आप उसको जेरेंड मान सकते हैं। ठीक है, जेरेंड जो होता है वो वर्बल नाउन कहलाता है। तो नाउन की तरह फंक्शन करता है वर्ब होने के साथ साथ। मीन्स किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आईएनजी फॉर्म में है तो वो जेरेंड होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो भी वो जेरेंड होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो भी वो जेरेंड होगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में है तो भी वो जेरेंड होगा। तो इस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है, हियरिंग ए लाउड नॉइज वी रैन टू द विंडो। ये कह रहा है कि भाई तेज आवाज सुनने पर या सुनकर वी रैन टू द विंडो, हम खिड़की की तरफ दौड़े। ठीक है, तो दो काम यहाँ पे हो रहे हैं। एक तो है खिड़की की तरफ दौड़ना, लेकिन ये रिएक्शन है किसका, इस चीज़ का। यहाँ पे जब आवाज़ तेज सुनी तब जाके ये दौड़ना शुरू किया है, तो ऐसा सुनते हुए ऐसा किया है। तो हियरिंग जो है ना ही तो इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ना ही ये ऑब्जेक्ट है, ना ही प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना ही पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में है। कोई इसका जो हिंदी अर्थ हमने निकाला तो करना इसका सेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसे कहेंगे कि ये पार्टिसिपल है। तो पहले सेंटेंस में हियरिंग जो शब्द है वो पार्टिसिपल है। सेकेंड सेंटेंस अगर कहें तो प्लकिंग फ्लावर्स इज फॉरबिडन। फूल तोड़ना, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, फ्लावर्स फूल, तो फूल तोड़ना फॉरबिडन है, निषेध है, मना है, टैबू है। टैबू का मतलब भी यही फॉरबिडन होता है। तो यहाँ पे जो इज आ रहा है वो प्लकिंग को देखकर आ रहा है, इसका सब्जेक्ट बन रहा है। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट V0 प्लस आईएनजी फॉर्म बनती है तो आप उसे क्या बोलेंगे, उसे जेरेंड बोलेंगे। तो प्लकिंग यहाँ पे जेरेंड है। थर्ड सेंटेंस की अगर बात करें तो वी सो अ क्लॉन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। क्लॉन का मतलब जो कह सकते हो परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़, उसको क्लॉन बोलते हैं। मस्करा इसको हिंदी में आप कह सकते हो। तो वी सॉ अ क्लॉन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, हमने एक क्लॉन को हेड के बल मतलब सर के बल खड़े होते हुए देखा। तो देखो कैसे देखा है, दो काम और, एक तो देखने का काम है और एक है ऐसा होते हुए देखा है। तो ये यहाँ पे जेरेंड हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नहीं है, हिंदी अर्थ कोई भी काम करते हुए कर दे रहा है, तो जेरेंड नहीं, सॉरी, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर 4 की बात करें तो जंपिंग ओवर द फेंस द थीफ एस्केप्ड। तो कह रहा है कि फेंस, फेंस का मतलब बाड़ कहते हो, तो बाड़ के ऊपर से कूदते हुए थीफ यहाँ से क्या हो गया, एस्केप हो गया, फरार हो गया। तो यहाँ पे दो काम है, एक थीफ का फरार हो जाना और एक यहाँ पे कूदना, और ये कूदते हुए ऐसा है। तो जब दो एक्शन साथ में हो जिनमें से एक अगर आईएनजी फॉर्म में हो तो आप उसे पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। इसके बाद में हम बात करें अंतिम सेंटेंस की, तो कह रहा है आई वॉज सरप्राइज्ड एट जॉन्स बीइंग एब्सेंट। तो मैं सरप्राइज था, किस बात पर सरप्राइज था, जॉन के एब्सेंट होने पर। आप देखेंगे यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, और अपोस्ट्रोफी जहाँ लगता है इसका मतलब वो पजेसिव केस होता है, और पजेसिव केस के बाद में आप अगर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो जेरेंड है, क्योंकि पजेसिव के बाद में जो भी आप लिखते हो कोई भी वर्ड, तो मैंने बताया है काफ़ी सारे सेशंस में कि वो नाउन होता है। और जब मैंने कहा कि वर्ब नाउन की तरह बिहेव करना शुरू हो जाए तो उसे आप वर्बल नाउन कहते हैं। वर्बल नाउन का मतलब जेरेंड होता है, तो ये जेरेंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं कि जेरेंड है कि पार्टिसिपल। तो एक तो ये की पॉइंट इन दोनों के विषय में था। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की। यहाँ एक प्रिवेंट वर्ड है। प्रिवेंट वैसे बहुत आसान था, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे सिनोनिम्स दे दिए हैं ताकि आपको ये भी याद रहे। प्रिवेंट का रोकना है, तो चेक, इम्पेड, थ्वार्ट, इनहिबिट, होल्ड बैक, प्रिक्लूड, प्रीएम्प्ट, कर्ब, इन सब का मतलब रोकना है। ठीक
ठीक है। और इसके लिए खास बात ये भी है कि किस चीज़ से रोकना है, उसके लिए प्रेपोजिशन अगर रिक्वायर्ड हो तो आप फ्रॉम लगाएंगे। जब भी ये दे रखा हो कि भाई किस चीज़ से रोकना है तो वहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। इसके बाद अगर बात करें, स्पाइक है एक वर्ड, स्पाइक बहुत बार आता है। स्पाइक का मतलब बढ़ना होता है, बढ़ोतरी होती है। तो स्टेप अप, हाइक अप, स्पीड अप, इंक्रीज, बिल्ड अप एंड बूस्ट। इंक्रीज है ना, ये बढ़ना ही है, तो वृद्धि होना है। इसका ऑपोजिट आप लेंगे तो एलिविएट एक वर्ड दे रखा है आज, एलिविएट का कम होना होता है, तो इसके लिए सिनोनिम रिड्यूस, ईज, लेसन, वीकन, अले, अश्यूज, अबेट, मिटिगेट, इन सब का मतलब कम होना होता है, तो एलिविएट का मतलब ये है। वल्नरेबल की बात करें तो वल्नरेबल का मतलब है जो खतरे में हो। वल्नरेबल का मतलब ऐसा कोई क्लास, ऐसा कोई तबका जो खतरे में हो, जो सेफ नहीं हो, तो अनसेफ, एट रिस्क, अनडिफेंडेड, एक्सपोज्ड, अनफोर्टिफाइड, अनप्रोटेक्टेड। वैसे ये अगर किसी समाज के क्लास की बात करते हो कि वल्नरेबल है, तो उसके लिए आप मान लीजिए मजदूर वर्ग कह दीजिए, जिनकी आय के साधन सीमित हैं यूँ कह दीजिए, जिन पर अत्याचार होता है ये कह दीजिए, तो वो वल्नरेबल सेक्शन कहलाएगा सोसाइटी का। एक अंडरलाइंग वर्ड आपको मिलेगा। अंडरलाइंग का मतलब होता है जो निहित है, तो निहित है और बेसिक है उसको बोलते हैं। तो की कार्डिनल, जो बेसिक पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, प्राथमिक पार्ट है, जो उसमें निहित है, उसके लिए बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स की, कार्डिनल, एलिमेंट्री, बेसिक एंड फंडामेंटल हो सकते हैं। एक आपको फ्रेजल वर्ब मिलेगी, कैरी आउट। कैरी आउट काफ़ी बार आता है। एग्जीक्यूट करना होता है, तो इम्प्लीमेंट लागू करना, एग्जीक्यूट लागू करना, फुलफिल कोई काम पूरा करना, एकम्प्लिश पूरा करना, तो लागू करना, पूरा करना, एग्जीक्यूट करना, इन सबको बोलते हैं कैरी आउट। तो ये तो कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको इस सेशन में जाने से पहले मालूम होने चाहिए थे। अब हम बात करते हैं आज के सेशन की कि उसमें क्या दिया गया है। तब बात करते हैं एडिटोरियल की। टाइटल आपको दे रखा है फोकस ऑन द कर्व। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि कितना आसान न्यूज़पेपर पढ़ना हो सकता है और कैसे पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, फोकस के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगता है। कर्व जो शब्द है, अगर आप इसका देखेंगे कि अगर इसका इमेज देखेंगे गूगल में जाकर, तो आपको कर्व कुछ ऐसा मिलेगा। ये कर्व है। कोई भी ग्राफ, कोई भी वक्राकार पथ, जैसे कोई ये इस प्रकार से लेते हैं हम, तो इसका किस प्रकार से बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब कर्व है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि फोकस ऑन द कर्व, कि जो कर्व है उस पर फोकस करो, ध्यान केंद्रित करो। तो फोकस के साथ पे ऑन लगेगा, ये ध्यान रखना है। और कर्व का मतलब यहाँ पे कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उस पर फोकस करो, ये लेखक बोलना चाह रहा है। यह आर्टिकल आपको बताएगा कि भी 20 अप्रैल जैसे आज है, तो आज से कुछ राज्यों के अंदर कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन देना शुरू हो जाएगा, जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें। लेकिन यहाँ पे साथ ही ये भी ज़रूरत है कि आपको देखना है कि केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इस कर्व पर ध्यान फोकस करना पड़ेगा। उसके आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये ठीक है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है काफ़ी ज़्यादा, इकोनॉमिक गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई है बहुत बुरी तरीके से। उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको ये लॉकडाउन धीरे धीरे फेज के अनुसार हटाना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको फोकस करना पड़ेगा इस कर्व पे। ये सब कुछ आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं विस्तार से कि क्या ये आर्टिकल बता रहा है। रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट्स थ्रू एक्यूरेट डेटा। तो रिड्यूसिंग को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे आज, तो आप बताएं कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। एक बार सोचें आप इस विषय में। रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस, तो देखो पेस का मतलब होता है गति, और पेस से पहले दे आने का कारण ये है कि इस पेस को हमने ऑफ लगा के, प्रिपरेशन लगा के आगे जोड़ दिया है। तो पेस किसका है? न्यू इन्फेक्शंस का, नए संक्रमण का। तो पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस, नए इन्फेक्शंस का पेस डिपेंड्स, निर्भर करता है, ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट्स। किस पर निर्भर करता है? लोकेटिंग हॉटस्पॉट्स। लोकेट का मतलब पता लगाना, हॉटस्पॉट्स का मतलब हो गया जिनमें ऐसे स्थान जहां पर ये केसेस बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, उसको हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। थ्रू प्रपोजिशन है और इसका प्रयोग हम करते हैं माध्यम के लिए। एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट का मतलब एकदम सटीक, टू द पॉइंट, डेटा का मतलब आंकड़े। तो रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस, नए इन्फेक्शंस के पेस को रिड्यूस करना डिपेंड करता है। मैंने आपसे बताया था कि रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, एलिविएट करना होता है। रिड्यूस प्लस आईएनजी है। अब आपको पता लगाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरेंड है। तो देखो यहाँ पे डिपेंड्स किसके लिए आया ये पता लगा लो, पता लग जाएगा शायद आपको। डिपेंड्स आ रहा है रिड्यूसिंग को देखकर।
नए इन्फेक्शंस के पेस को रिड्यूस करना डिपेंड करता है। तो रिड्यूसिंग यहां पे बना है सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जब भी V0 प्लस ING सब्जेक्ट बनता है इसका मतलब आप ये दावा कर सकते हो कि वो शब्द जो है वो जेरेंड है, पार्टिसिपल नहीं है। तो रिड्यूसिंग यहां पे क्या हो गया, ये यहां पे जेरेंड है, ठीक है। तो न्यू इन्फेक्शंस का, नए संक्रमणों की गति को कम करना, वो डिपेंड करता है किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड के साथ में ऑन लग गया। निर्भर होने संबंधी जितने भी वर्ड्स होते हैं वहां पे ऑन लगता है, वैसे मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन अगर आप नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं चैनल पर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिपेंड के साथ साथ रिलाई के साथ में भी ऑन लगता है। रिलाई का मतलब निर्भर होना होता है। आप यहाँ हिंज के साथ भी ऑन लगाते हैं, हिंज का मतलब भी निर्भर होना हो सकता है, हिंज ऑन। एक आप यहाँ पे रेस्ट ऑन भी लगा सकते हैं निर्भर होने के सेंस में, ठीक है। इसके अलावा आप निर्भर होने के सेंस में बैंक ऑन या अपॉन लगा सकते हैं, बैंक ऑन या अपॉन। तो ये सब निर्भर होने संबंधी शब्द है, और जहां पर भी निर्भरता शब्द है, जहां पर डिपेंडेंस है, वहां पे आप ऑन लगा देंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया हो क्या बोलना चाह रहा है। आगे देखो, एज इंडिया प्रिपेयर्स टू पार्शियली रिलैक्स द नेशनल लॉकडाउन फॉर COVID-19 इन जोन्स दैट डू नॉट हैव हाई कंसर्न फ्रॉम April 20, attention is focused on how successful flattening the curve of infection has been। अब कह रहे हैं जैसे जैसे भारत जो है, एज इंडिया, एज जैसे कि भारत, प्रिपेयर्स तैयारी कर रहा है, तैयार है, टू पार्शियली, पार्शियली आंशिक रूप से, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किस शब्द के लिए आया, तो रिलैक्स के लिए आया है। रिलैक्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करे वो शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो जैसे भारत यहाँ पे तैयारी कर रहा है आंशिक रूप से रिलैक्स करने की, द नेशनल लॉकडाउन, किसको रिलैक्स करने की, नेशनल लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन जो है, किसके लिए, COVID-19 के लिए, इन जोन्स, ऐसे जोन्स में, दैट यहाँ पे किसके लिए, जोन्स के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध बताता है पहले वाले शब्द से। इसी कारण से देखिए वर्ब का प्रयोग आप देखिए डू नॉट का प्रयोग किया है। अब डू नॉट लगाया है क्योंकि प्लूरल है, डू के साथ में अगर ES होता, डज, तो वो सिंगुलर होता, तो जोन्स प्लूरल, डू प्लूरल। अब यहाँ हैव है, तो यही एक कॉन्सेप्ट होता है V0 और V1 में डिफरेंस होता है कि जिसके साथ ING लग सकता है वो V0 या बेस फॉर्म है, जिसके साथ ING नहीं लगे वो बेस फॉर्म की श्रेणी में नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म भले ही हो। तो हैव जो है वो यहाँ बेस फॉर्म है, क्योंकि हैव के साथ ING लगता है, हैविंग हो सकता है, लेकिन आप हैज के साथ ING लगा के हैजिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैज नहीं आ सकता। ये बेस फॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या बोल रहा है कि जब भारत तैयारी कर रहा है आंशिक रूप से रिलैक्सेशन देने की राष्ट्रीय लॉकडाउन के अंदर, जो COVID-19 डिजीज़ के लिए इसको कंटेन करने लगाया गया था, उन जोन्स में, उन हिस्सों में, दैट डू नॉट हैव हाई कंसर्न, जहां पर ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। कंसर्न का मतलब चिंता होता है, ठीक है। फ्रॉम April 20, और कब से रिलैक्स करना है, आज से, मतलब 20 अप्रैल से। ये डेट लिखने का तरीका होता है, पहले मंथ का नेम, आफ्टर दैट यू मेंशन द डेट। अटेंशन इज फोकस्ड ऑन, तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, एक पार्ट पूरा कर दिया है, जिससे भारत तैयारी कर रहा है आंशिक रूप से नेशनल लॉकडाउन में रिलैक्स करने की, इसको रिलैक्सेशन देने की, उन जोन्स में जहाँ पर ज़्यादा हाई कंसर्न की बात नहीं है, April 20 से। उसी के साथ दे रखा है अटेंशन इज फोकस्ड ऑन। अब इज फोकस्ड ऑन दे रखा है, तो देखो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव है, तो अटेंशन, ध्यान यहाँ पे केंद्रित किया जा रहा है ऑन हाउ सक्सेसफुल, कि कितना सक्सेसफुल, फ्लैटनिंग द कर्व। अब फ्लैटनिंग का पता लगा लीजिए, फ्लैटनिंग क्या है, पार्टिसिपल है, जेरेंड है, और उससे पहले फ्लैटन का मतलब क्या है, फ्लैटन का मतलब यहाँ पे है बिल्कुल कर्व को फ्लैट कर देना। कर्व क्या है, ये ऊपर नीचे होना। फ्लैटन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सीधा, कि प्रभाव खत्म कर देना, इस पर इंक्रीज होना जो है, कम, खत्म हो जाना, कि अब ये कर्व, ये ग्राफ जो है बढ़े नहीं, संक्रमण बढ़े नहीं, एकदम से जीरो पे ला देना, उसको फ्लैटन बोलेंगे। फ्लैटन यहाँ पे वर्ब के रूप में आ रहा है वैसे, और वर्ब है और साथ में नाउन भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि हैज़ दे रखा है, ये यहाँ पे इसी को देखकर है कि कितना सक्सेसफुल यहाँ पे कर्व को फ्लैटन करना इन्फेक्शन के हैज़ बीन रहा है। अब हैज़ बीन के बाद में वर्ब नहीं है, तब इसको ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा रहा है। तो फुल स्टॉप तक क्या बोलना चाहा है बता देता हूँ एक बार, कि भारत यहाँ पे तैयारी कर रहा है। अब देखो वैसे तो इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो प्रिपेयर्स का तैयारी करता है, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, उससे मीनिंग नहीं निकलेगा इसका, तो इस प्रकार से लें कि भारत यहाँ पे तैयार है किसके लिए, नेशनल लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए, आंशिक रूप से ढिलाई देने के लिए COVID-19 के लिए, उन जोन्स में जहाँ पर हाई कंसर्न की बात नहीं है 20 अप्रैल से। तो वहाँ पे ध्यान ये भी केंद्रित किया जा रहा है कि भी कितना सक्सेसफुल है इस कर्व को फ्लैटन करना, इन्फेक्शन की कितना सक्सेसफुल रहा है इस कर्व को, इस इन्फेक्शन के जो कर्व है
उसको फ्लैटन करना कितना सक्सेसफुल रहा है, किस स्तर तक आप फ्लैटन करने में कारगर रहे हैं आपके उपाय। देयर इज सम एविडेंस, दो चीज़ें समझेंगे। एविडेंस जो है वो नाउन है, एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, दिस इज ऑलवेज पुट इन सिंगुलर फॉर्म। एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू सी हियर कि देयर से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, और अगर आप देयर से स्टार्ट करते हैं देन वी हैव टू फॉलो इन्वर्जन, मीन्स वर्ब इज पुट बिफोर द गिवन सब्जेक्ट। सो सम एविडेंस इज सब्जेक्ट एंड इज, ये किसको देखकर है, एविडेंस को देखकर। जैसा कि मैंने कहा कि एविडेंस इज ऑलवेज सिंगुलर, तो दैट इज वाई इज हैज़ बीन यूज्ड हियर। तो देयर इज सम एविडेंस, तो कुछ सबूत हैं, कुछ साक्ष्य हैं। बेस्ड ऑन रिपोर्टेड केसेस, जो किस पर आधारित है, तो बेस्ड में ऑन लगता है, जो आधारित है रिपोर्टेड केसेस पर, जिन केसेस की रिपोर्ट मिली है उन पर। केसेस नाउन है, रिपोर्टेड एग्जेक्टिव फॉर्म में है। कौन से केसेस, वो केसेस जो रिपोर्ट किए गए, विशेषता बता रहा है इसकी। और पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ईडी फॉर्म में है, ठीक है। तो जो आधारित रिपोर्टेड केसेस पर, पुट आउट बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, वो केसेज जो कि किसने पुट आउट किए। पुट आउट का मतलब देखो दो तीन होते हैं, पुट आउट का आग बुझाना भी होता है। अब यहाँ पुट आउट का जो मतलब है वो ये है कि प्रेजेंट किए हैं, पब्लिश किए हैं, सार्वजनिक किए हैं, पब्लिक कर दिया ना। वो केसेस जो पब्लिक किए गए हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, दैट फॉर अ 48 आवर साइकिल एंडिंग अप्रैल 17 कि एक 48 घंटे का एक साइकिल जो समाप्त हुआ 17 अप्रैल को। द ग्रोथ इन टोटल केसेज, तो जो वृद्धि है टोटल केसेज में, ग्रोथ के पहले द, क्योंकि यहाँ पे किस में वृद्धि है वो दे रखा है आपको। तो ग्रोथ जो है टोटल केसेज में वो स्लोअर देन, वो ग्रोथ, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये कम थी, धीमी थी। स्लोअर डिग्री कंपैरेटिव है, ये अधिक धीमी थी, किसकी तुलना में। डिग्री कंपैरेटिव हो तो देन लगाते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, है ना, ये कुछ शब्द होते हैं जिनको छोड़कर आप देन लगाते हैं डिग्री कंपैरेटिव में। तो टोटल केसेज में जो ग्रोथ थी वो अधिक धीमी थी, किसकी तुलना में, देन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कंपैरिजन। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला, जो पहले घटित हुआ उसको बोलते हैं। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। द प्रीसीडिंग कंपैरिजन पीरियड, तो इससे पहले का जो तुलनात्मक पीरियड था उससे, उसकी तुलना में, है ना, उसकी तुलना में 16% वर्सेस 28%। पहले कितना था, 28% था, अभी कितना रह गया, 16% रह गया, केवल 48 घंटे का तुलना किया जाए तब। रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो रिपोर्टेड केसेस पर आधारित हैं। वो केसेस जो कि यहाँ पे रिपोर्टेड केसेस जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे सार्वजनिक किए हैं कि 48 घंटे का जो साइकिल है जो कि 17 अप्रैल को एंड हुआ, उसमें टोटल केसेस का जो ग्रोथ है वो बहुत धीमा था, वो ज़्यादा धीमा था, किसकी तुलना में, प्रीसीडिंग कंपैरिजन पीरियड की तुलना में, जो पहले वाला तुलनात्मक पीरियड है उसकी तुलना में। पहले 28% केसेस थे, अब 16% केसेस रह गए हैं। दीज डेटा देखिए प्लूरल सिंगुलर दोनों में आता है आजकल। वैसे सिंगुलर अगर आप इसको एग्जैक्ट चाहिए तो डेटम होता है, DATUM, ठीक है। इसको डेटा पढ़ते हैं, डाटा नहीं पढ़ते, डेटा। दीज डेटा, अब दीज आ रहा है, इसका मतलब प्लूरल है ये। देन वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ वर्ब हैज बीन यूज्ड बिफोर इट टू डिटरमाइन वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो आपको देखने के लिए पता लगाना पड़ेगा कि सिंगुलर है प्लूरल। दीज डेटा, ये जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं, एंड अदर्स, और बाकी के जो आंकड़े हैं, इंडिकेटिंग। अब इंडिकेटिंग का पता लगाना है कि ये जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो दीज डेटा, ये जो आंकड़े हैं, अदर्स और बाकी के जो आंकड़े हैं, इंडिकेटिंग, ये संकेत करते हुए अ स्लोइंग पेस ऑफ केस डबलिंग। अ स्लोइंग पेस का मतलब पेस यहाँ पे हो गया है नाउन, एंड स्लोइंग यहाँ पे हो गया है क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, और ये पेस की विशेषता ही बता रहा है कि एक घटती हुई दर। तो स्लोइंग भी यहाँ पे क्या है, स्लोइंग यहाँ पे है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो कह रहा है कि दीज डेटा, ये जो आंकड़े हैं और बाकी के जो चीज़ें हैं, इंडिकेटिंग अ स्लोइंग पेस, जो यहाँ पे संकेत कर रही हैं स्लोइंग पेस का, केस डबलिंग, डबल होने का, केस डबल होने का, केस के दुगने होने के, जो गति है उसको धीमी गति है उसको संकेत कर रही है। मस्ट बी व्यूड, इसको देखा जाना चाहिए। मस्ट बी व्यूड, मस्ट यहाँ पे मॉडल है, और मस्ट हमेशा बताता हूँ मैं कंपल्सन ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, तो इसको देखा जाना चाहिए जरूर से ज़रूर। तो मस्ट बी व्यूड है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ। मॉडल का पैसिव बनाने का तरीका ये होता है, वी हैव टू ऐड बी एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मस्ट बी व्यूड अगेंस्ट, अब ये देखा जाना चाहिए अगेंस्ट द बैकड्रॉप, किसके तहत देखा। अब अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी खिलाफ है, ये तुलना करने के लिए आ रखा है कि किस आधार पर देखा जाना चाहिए, इसके लिए आ रखा है। बैकड्रॉप मतलब परिदृश्य में, पृष्ठभूमि पर। ऑफ वास्टली डिफरेंट टेस्टिंग रेट्स, वास्टली मतलब बहुत ज़्यादा, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, टेस्टिंग रेट्स का मतलब जांच करने की दर। टेस्टिंग रेट्स नाउन है, डिफरेंट एडजेक्टिव है, वास्टली एडवर्ब है,
अमंग स्टेट्स के बीच, तो अलग अलग राज्यों में टेस्ट करने की जो दर है वो अलग अलग है। इस चीज़ के आधार पर देखा जाना चाहिए कि जो स्लो पेस है वो इंडिकेट क्या कर रहा है। तो मैंने कहा था कि इंडिकेटिंग का पता लगाना आपको क्या है जेरेंडा की पार्टिसिपल, फिर से देखिएगा, एक बार फिर से सोचिएगा। दीज डेटा, ये जो आंकड़े हैं और बाकी के जो आंकड़े हैं जो यहाँ संकेत कर रहे हैं किसका, स्लोइंग पेस ऑफ केस डबलिंग, स्लोइंग पेस ऑफ केस डबलिंग। तो ये आंकड़े, ये क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, एंड अदर्स, ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग अ स्लोइंग पेस ऑफ केस डबलिंग, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं धीमी गति, किसकी धीमी गति, केस के डबल होने की गति। इनको देखा जाना चाहिए, किनको देखा जाना चाहिए, इन डेटा को, इन आंकड़ों को। तो इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट नहीं है इसका, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। व्यूड अगेंस्ट, किसके यहाँ पे आधार पर देखा जाना चाहिए, इसका आधार बताया है कि भाई अलग अलग राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग टेस्टिंग रेट्स है, इस परिदृश्य में, इस बैकड्रॉप पर देखा जाना चाहिए ये जो स्लो पेस है इस चीज को। अब कह रहा है दिल्ली हैज रैम्प्ड अप टेस्ट पर मिलियन पीपल एंड ऑल्सो रिपोर्टेड अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस कंपेयर टू पॉपुलस वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश विच हैव डन फॉर फ्यूअर टेस्ट एंड येट फाइंड अ हायर शेयर ऑफ पॉजिटिव केसेस। देखो यहाँ पे कह रखा है दिल्ली हैज रैम्प्ड अप, रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ाना, रैम्प अप की जगह आप स्पीड अप भी कर सकते हो, रैम्प अप की जगह आप क्या कर सकते हो, बूस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब बूस्ट कर सकते हो, हाइक कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ये सब बढ़ाने के सेंस में आ रहा है। तो दिल्ली हैज रैम्प्ड अप टेस्ट, तो दिल्ली ने यहाँ पे गति बढ़ा दी है, किसकी, टेस्ट की, पर मिलियन पीपल, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों पर जितने टेस्ट पहले थे उसकी तुलना में गति अब बढ़ा दी है। एंड ऑल्सो रिपोर्टेड अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेज, और यहाँ पे रिपोर्ट किया है। अब देखो एंड से पहले सेकंड फॉर्म थी, सॉरी हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म थी, तो इसको भी आप क्या मानेंगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ तो जुड़ा हुआ है ही, आगे भी हैज़ को रिपीट ही करना था तो रिपीट नहीं किया। एंड ऑल्सो रिपोर्टेड हायर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेज, और यहाँ पे बहुत बड़े परसेंटेज को भी इन्होंने रिपोर्ट किया है पॉजिटिव केसेज के, ज़्यादा मतलब यहाँ पे केसेस सामने आए हैं टेस्ट करने से, कंपेयर टू, तुलनात्मक रूप से, पॉपुलस मतलब घनी आबादी वाला, घनी आबादी वाला जो क्षेत्र जो है जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती है, वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश में, विच हैव, विच किसके लिए, इन दोनों स्टेट्स के लिए, जिन्होंने हैव डन, अब हैव इसीलिए कि दो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए हैं, हैव डन एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो ये हैव डन है। फार फ्यूअर टेस्ट, जिन्होंने बहुत कम केसेस यहाँ पे टेस्ट किए हैं। फार लगाने का मतलब ये है कि इसको इंटेंसिफाई कर रहा है, थोड़ा सा इम्फेसाइज कर रहा है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम यहाँ पे फ्यूअर दे रखा है, तो बहुत कम टेस्ट किए हैं। एंड येट, और फिर भी, फाइंड अ हायर शेयर ऑफ पॉजिटिव केसेस, फिर भी यहाँ पे दिल्ली की तुलना में कहें, या मतलब या कहे कि हायर, दिनों दिन ज़्यादा संख्या में शेयर ऑफ पॉजिटिव केसेस में जो शेयर है इन दोनों राज्यों का वो ज़्यादा हो रहा है, दिनों दिन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ और मैं बताऊँगा कि कंपेयर टू और कंपेयर विद में डिफरेंस क्या है। तो देखो दिल्ली ने यहाँ पे पर मिलियन जो टेस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है, और साथ साथ में हायर परसेंटेज भी यहाँ पे शो किया है पॉजिटिव केसेस में, किसकी तुलना में, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जो कि घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जिन्होंने बहुत कम टेस्ट किए हैं, और फिर भी यहाँ पे जो परसेंटेज जो शेयर है पॉजिटिव केसेस में वो ज़्यादा ही निकल कर आ रहा है। अब यहाँ देखो देखने की बात है कि कंपेयर में टू भी लगता है, कंपेयर में विद भी लगता है। ये आपको ये देखना है कि किस में कंपैरिजन है। अगर दो समान चीज़ों में कंपैरिजन है, इफ टू थिंग्स आर अलाइक एंड इफ दे हैव बीन कंपेयर्ड देन वी हैव टू प्रेस कंपेयर टू, लाइक हियर यू कैन से कि यहाँ पे दो राज्यों की तुलना, दो राज्य यहाँ पे वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश है, उसकी तुलना दिल्ली से है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स, है ना। एक कैटेगरी में दिल्ली है, दूसरे में वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश है, तो सेम कैटेगरी है, इस कारण से टू है। अगर कैटेगरी अलग अलग होती तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, विद लगाते। जैसे डॉग्स को कंपेयर किया कैट से, तो वहाँ पे आप कहेंगे कंपेयर्ड विद, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, अलग अलग चीज़ें हैं तो कंपेयर्ड विद आएगा, सेम चीज़ें हैं तो कंपेयर्ड टू आएगा। आगे देखिए, केरला हैज़ मैनेज्ड, तो केरला ने मैनेज कर लिया है, हैज के साथ तो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, टू टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटाइन एंड ट्रीट इफेक्टिवली। किस चीज़ में मैनेज किया है, किस चीज़ को इसने मतलब क्या कहें कि कंट्रोल में ला दिया है, टेस्ट भी किया है, ट्रेस का मतलब पता भी लगाया है, क्वारंटाइन का मतलब संक्रमित व्यक्तियों को निश्चित समय सीमा के लिए स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखने के प्रोसेस को क्वारंटाइन बोलते हैं। तो क्वारंटाइन, तो एक बार तो इसको ऐसे ही पढ़ें क्योंकि हर चीज़ का ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं होता। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ द वर्ड इज देयर देन जस्ट लेट इट गो, है ना, उसको वैसे ही छोड़ दें, चलने दें इसको ऐसे कैसे। तो केरला हैज़ मैनेज्ड
केरला ने यहाँ मैनेज कर लिया, टेस्ट करना, ट्रेस करना, क्वारंटाइन करना और ट्रीट करना, इलाज करना इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से। इफेक्टिवली इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सब वर्ब की विशेषता बता रहा है। प्रिवेंटिंग न्यू इन्फेक्शंस, नए इन्फेक्शंस को रोकते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, रोकते हुए। प्रिवेंट का मैंने बताया था सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो नए इन्फेक्शंस को रोकते हुए केरला ने यहाँ पे टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटाइन और ट्रीट करना मैनेज किया है बहुत प्रभावी तरीके से, नए इन्फेक्शंस को रोकते हुए नए इन्फेक्शंस को रोक लिया है। द हाईएस्ट प्रिवेलेंस, प्रेवेलेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टिंग होना, अस्तित्व में होना, व्यापकता होना। तो द हाईएस्ट प्रेवेलेंस कैन बी मैप्ड टू स्टेट्स विद हाई इकोनॉमिक आउटपुट और सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन और बोथ सच एज महाराष्ट्र, दिल्ली एंड तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी व्यापकता है, सबसे ज़्यादा व्यापकता इस मतलब इन्फेक्शन की, सबसे ज़्यादा कोविड-19 जहाँ प्रभावी है, कैन बी मैप्ड, अब ये पैसिव है, इसको मतलब मैप किया जा सकता है। मैप का मतलब यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आप मैप के अंदर कि भाई इन राज्यों के अंदर ये है ज़्यादा। तो उन स्टेट्स में है विद हाई इकोनॉमिक आउटपुट, जो स्टेट्स हाई इकोनॉमिक आउटपुट है, जहाँ अर्थव्यवस्था जो है मतलब थोड़ा सा आपको बढ़िया क्लास की अर्थव्यवस्था दिखेगी, वहाँ पे इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा मिलता है, और सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन, और बहुत ज़्यादा शहरीकरण है। अर्बनाइजेशन शहरीकरण को बोलते हैं। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण भी होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब ज़्यादा भी होता है। तो ज़्यादा जहाँ पे अर्बनाइजेशन है, या फिर दोनों चीज़ें हैं, इकोनॉमिक आउटपुट भी ज़्यादा है और अच्छा अर्बनाइजेशन भी है, जैसे कि सच एज एग्जाम्पल के लिए आता है जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में। समझ में आ गया होगा ये वाला तो, कि सबसे ज़्यादा इन केसेस की व्यापकता कहाँ पे है, उन स्टेट्स में है जिन स्टेट्स में इकोनॉमिक आउटपुट या ज़्यादा शहरीकरण है, या दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में। अदर फैक्टर्स में बी ड्राइविंग अप केस नंबर्स इन मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। अन्य जो फैक्टर्स हैं मे बी ड्राइविंग अप केसेज, जो हो सकता है कि केसेज ड्राइव अप कर, ड्राइव का मतलब प्रेरित करना है, पुश करना है। अन्य जो फैक्टर्स हैं हो सकता है कि वो केस के जो नंबर्स हैं, जो संख्या है वो मतलब बढ़ा रही है, ड्राइव अप कर रही है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। अन्य फैक्टर मतलब इन दो के अलावा, इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा है ऐसा नहीं है, शहरीकरण ज़्यादा है ऐसा नहीं है, कोई और फैक्टर होगा, वो किन किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। द मोस्ट रिसेंट ICMR डेटा, तो सबसे जो अभी नवीनतम डेटा आया है ICMR डेटा, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेटा जो है, अपीयर टू शो अ स्पाइक। अपीयर मतलब डेटा है प्लूरल है, इस कारण से अपीयर है। तो ये प्रतीत होता है टू शो अ स्पाइक, जो दिखा रहा है कि स्पाइक, बढ़ोतरी है ना, इंक्रीमेंट दिखा रहा है। 2154 केस न्यू केसेस इन अ सिंगल डे, कि एक सिंगल डे में इतने केसेस आए हैं, रिपोर्टेड ऑन April 18। कब की बात है? 18 अप्रैल को रिपोर्ट किया गया, मतलब सैटरडे की बात है। तो द मोस्ट रिसेंट ICMR डेटा, सबसे ज़्यादा जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, ICMR डेटा आया है, जो ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें एक स्पाइक, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2154 नए केसेज हैं एक सिंगल डे में, जो 18 अप्रैल को रिपोर्ट किए गए थे। दीज आर क्लियर पॉइंटर्स, ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर पॉइंटर्स हैं, बिल्कुल स्पष्ट संकेतक हैं। किसके लिए? फॉर द सेंटर्स एंड स्टेट्स, केंद्र के लिए भी और राज्यों के लिए भी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर पॉइंटर्स हैं, बिल्कुल क्लियर संकेतक हैं केंद्र और राज्य सरकारों के लिए। एज दे ट्राई टू रिकॉन्साइल पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक मेजर्स टू एलिविएट द डीप डिस्ट्रेस एंड डैमेज कॉज टू मिलियंस। एज दे ट्राई, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं। कौन कोशिश कर रहा है? सेंटर और स्टेट्स के लिए दे आया है, ट्राई कोशिश करना, टू रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब वैसे तो होता है बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लेना, लेकिन यहाँ पे तालमेल बैठाना कह सकते हो, जो प्रयास कर रहे हैं तालमेल बैठाने का। पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक मेजर्स, किसके साथ तालमेल बैठाना चाह रहे हैं? पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, और इकोनॉमिक मेजर्स का मतलब जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे। टू एलिविएट, किसके लिए? कम करने के लिए। एलिविएट हमने पढ़ लिया, लेसन, मिटिगेट ये सब देखा था। द डीप डिस्ट्रेस, जो बहुत गहरा संकट है, डीप एडजेक्टिव है और डिस्ट्रेस यहाँ पे नाउन है। एंड डैमेज, और जो क्षति हुई है, कोज्ड टू मिलियंस, किसको क्षति हुई है? मिलियंस को, काफ़ी लाखों लोगों को। तो ये कह रहा है बिल्कुल स्पष्ट संकेतक, दीज से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन हमने लगा दिया, ऊपर हमने डिस्कस किया था इन्वर्जन लगेगा। तो बहुत क्लियर यहाँ पे पॉइंटर्स हैं सेंटर और स्टेट्स के लिए, जैसे कि वो क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रिकॉन्साइल करने के, तालमेल बैठाने की पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक मेजर्स को। किसके लिए? जो बहुत गहन संकट और जो क्षति हुई है लाखों लोगों को, उनको कम करने के लिए जो ये कदम उठा रहे हैं, उनके साथ तालमेल बैठाने का प्रयास सेंट्रल स्टेट्स के द्वारा किया जा रहा है। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो देखो, गिवन द अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ SARS-CoV-2 ऑन पीपल, इंक्लूडिंग मेडिकल आउटकम्स ऑफ दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम severe infection, India's COVID-19 strategy has to focus on testing,
containment and treatment on the one hand and distress alleviation for vulnerable section on the other. गिवन का मतलब देखते हुए होता है, गिवन इस कंडीशन में प्रेपोजिशन रूप में आता है ना, कंसीडरिंग यू कैन से। तो गिवन द अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितताएं। क्या है अनसर्टेनिटीज? पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन है, क्योंकि द वर्ड दैट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल सो आर कॉल्ड नाउन्स। तो यहाँ पे नाउन अनसर्टेनिटीज। तो गिवन द अनसर्टेनिटीज, तो अनसर्टेनिटीज को देखते हुए सराउंडिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, सराउंडिंग का मतलब सराउंड करना, घेरना। द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स मतलब लंबे समय के, लंबे अवधि के जो प्रभाव हैं, किसके? SARS-CoV-2 के, किस पर? लोगों पर। इंक्लूडिंग मेडिकल आउटकम्स फॉर दोज, और इसमें शामिल है मेडिकल आउटकम्स भी, चिकित्सक के परिणाम भी, आउटकम्स का परिणाम, रिपरकशन, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, है ना, अपशॉट, मतलब ये सब क्या होते हैं? इसके सिनोनिम होते हैं। तो इंक्लूडिंग मेडिकल आउटकम्स फॉर दोज हु, अब दोज और हु साथ में आते हैं। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था इसका भी कि ये दोज और हु, और शायद मैंने सैटरडे को जो पढ़ाया था उसमें शायद दोज और हु ना हो के होम दे रखा होगा उससे पहले। लेकिन आप देखिए उससे पहले आप उसमें देखेंगे तो वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये दोज हु सब्जेक्ट बन रहा है। जब ये सब्जेक्ट बनता है तभी ऐसा होता है कि हु से पहले दोज लगेगा। जहाँ सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर वहाँ पे देम लगाएं, कुछ भी लगाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये डिफरेंस था उसमें, आप जाके देखिएगा, मुझे याद नहीं लाइन क्या है, लेकिन आप देखिए वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बन रहा है वो। तो कह रहा है कि अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए वो अनसर्टेनिटीज जो कि SARS-CoV-2 का प्रभाव, जो लंबे अवधि के प्रभाव हैं लोगों पर, उन पर आधारित है, या फिर उसमें मेडिकल आउटकम्स जो हैं उन लोगों के लिए जो कि रिकवर हुए हैं सीवियर इन्फेक्शन से, गंभीर इन्फेक्शन से। तो भारत की जो कोविड-19 स्ट्रेटजी है, भारत की जो रणनीति है इस बीमारी को लेकर, हैज़ टू फोकस ऑन, वो मतलब यहाँ पे फोकस होनी चाहिए। हैज़ टू का मतलब करनी पड़ेगी, यूँ हो सकता है करना पड़ेगा, करना पड़ता है। तो इसका फोकस होना ज़रूरी है किस पर? टेस्टिंग पर। कंटेनमेंट का मतलब रोकना, कंटेन करने का प्रोसेस, एंड ट्रीटमेंट इलाज करना। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो ये करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कंटेनमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रेस एलिविएशन, संकट जो भी है उसको मतलब कम करना पड़ेगा। एलिविएशन का मतलब कम करना, किसके लिए? वल्नरेबल सेक्शन, मैंने कहा था कमज़ोर तबका है, जो अनप्रोटेक्टेड है, अनडिफेंडेड है, अनसेफ है, उसको बोलेंगे वल्नरेबल। तो किसके लिए कम करना पड़ेगा? वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। दूसरी तरफ वल्नरेबल सेक्शन कौन? जैसे मजदूर वर्ग है उसकी बात कर रहे हैं। तो रिपीट कर देता हूँ। तो कह रहा है कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, किसकी अनसर्टेनिटीज़ हैं? वो अनसर्टेनिटीज़ जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं SARS-CoV-2 के जो लोगों पर पड़े हैं, उनको, उन पे आधारित जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो अनसर्टेनिटी जो सराउंड किए हुए हैं। एक तो लोगों पर प्रभाव जो पड़ रहा है इस बीमारी का। CoV-2 इसलिए कहा है कि पहले भी एक बार बीमारी ये आ चुकी है, सेकेंड टाइम इस प्रकार की बीमारी है, वैसे ही लक्षण यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसलिए SARS-CoV-2 इसको नाम दिया है। तो सार्स बीमारी पहले भी आई थी। तो अनसर्टेनिटीज़ देखते हुए, अनसर्टेनिटीज़ जो कि यहाँ पे कवर कर रही है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को SARS-CoV-2 के लोगों पर, और इसमें मेडिकल आउटकम्स भी शामिल हैं उन लोगों के लिए जो कि रिकवर हुए हैं बहुत सारे इन्फेक्शन से, है ना, सीवियर इन्फेक्शन से। तो भारत की जो कोविड-19 स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी फोकस्ड होनी चाहिए किस पर? टेस्टिंग पर, कंटेनमेंट पर, ट्रीटमेंट पर एक तरफ, तो दूसरी तरफ यहाँ पे आपको जो संकट है इसको कम करना पड़ेगा वल्नरेबल सेक्शन के लिए दूसरी तरफ। ठीक है। फिर कह रहा है एज द डिजीज हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड वंस अगेन, जैसे कि इस डिजीज़ ने, डिजीज़ के पहले दे लग रहा था क्योंकि हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, डेफिनेट हो गया है। तो जैसे कि डिजीज़ जो है वो एक बार फिर से इसने दिखाया है, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड एक बार दर्शाया है, वंस अगेन एक बार फिर से, पेंडेमिक्स हैव द एबिलिटी टू क्विकली एक्सपोज अंडरलाइंग इनइक्वलिटीज़। क्या दिखाया है? डिजीज़ ने यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट किया है एक बार फिर से कि पेंडेमिक्स हैव द एबिलिटी, कि पेंडेमिक्स जो है, वैश्विक महामारियाँ जो भी होती हैं, उनमें क्षमता होती है, उनमें योग्यता होती है टू क्विकली एक्सपोज, किस चीज़ की? कि वो बहुत जल्द एक्सपोज कर देती हैं। एक्सपोज का मतलब पर्दाफाश करना, सामने लेकर आना। क्विकली का मतलब यहाँ पे बहुत जल्दी से। एक्सपोज की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। अंडरलाइंग इनइक्वलिटीज़, अंडरलाइंग का मतलब जो निहित हैं, जो बेसिक हैं, इनइक्वलिटीज़ का मतलब असमानताएं। तो कह रहा है कि डिजीज जो है इसने दिखा दिया है एक बार फिर से कि जितनी भी वैश्विक महामारियाँ आती हैं वो वहाँ इनमें ये एबिलिटी होती है कि बहुत जल्दी एक्सपोज कर देती हैं कि कौन कौन सी इक्वलिटीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं। फ्रॉम ए मेडिकल पर्सपेक्टिव, अगर आप मेडिकल नज़रिए से देखें, पर्सपेक्टिव का मतलब नज़रिया, अगर मेडिकल नज़रिए से देखें तो इट हैज़ लेड बेयर, ले बेयर का मतलब होता है रिवील करना। ठीक है, रिवील करने को बोलते हैं, दर्शाना, डिस्क्लोज करना। तो इसने सामने ला दिया है द इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी मतलब अपर्याप्तता। तो किसको? कि अपर्याप्तता है किसकी? पब्लिक हेल्थ सिस्टम की। पब्लिक हेल्थ सिस्टम इतना कारगर नहीं है, इतने साधन नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है टू रोल आउट एनफ टेस्ट इन ऑल स्टेट। रोल आउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को, नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, और इसका एक अपोजिट होता है रोल बैक।
अगर कोई सरकार कोई भी कंपनी कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसको रोल आउट बोलते हैं ठीक है, और अगर उसको स्कीम को वापस ले लेती है तो उसको बोलते हैं रोल बैक। तो टू रोल आउट एनफ टेस्ट, अब एनफ का एक ध्यान रखिएगा कि एनफ जब नाउन के साथ आता है तो एनफ का प्रयोग पहले करते हैं। टेस्ट यहाँ पे नाउन है, प्लूरल दे रखा है, तो नाउन के साथ जब एनफ लगता है तो एनफ पहले लगता है, एग्जेक्टिव के साथ लगता है तो एनफ बाद में लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई इसने फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव, अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करें, है ना, तो इसने ये चीज़ें रिवील कर दी हैं, ये डिस्क्लोज कर दी हैं, ये चीज़ें सामने ला दी हैं कि भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो तो इनएडिक्वेट है, उसमें मतलब पर्याप्त रूप संसाधन नहीं है हमारे पास। किसके लिए? टू रोल आउट एनफ टेस्ट इन ऑल स्टेट, की सभी स्टेट्स में आप टेस्ट करवा सको, ऐसा साधन है नहीं। टू डिटरमाइन वेयर कंटेनमेंट मेजर्स वुड अचीव, और किसके लिए? भाई दो तीन चीज़ें बताई हैं इसने। एक तो बताया है कि भाई ये दर्शाया है कि इनएडिक्वेसी है, किस किस चीज़ के लिए? एक तो इस चीज़ के लिए एनफ टेस्ट नहीं करा पाएगा। दूसरा क्या है? टू डिटरमाइन निर्धारित करने को बोलते हैं, वेयर कंटेनमेंट मेजर्स वुड अचीव द बेस्ट आउटकम्स, कि कहाँ ये जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं, मतलब रोकथाम के जो उपाय हैं, मेजर्स यहाँ पे बन गया है उपाय, वुड अचीव द बेस्ट आउटकम्स, कहाँ इसके परिणाम सर्वश्रेष्ठ होंगे, कहाँ ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करेगा, निर्धारित करने में असक्षम है। दूसरा, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड इंटेंसिव ट्रीटमेंट, इंटेंसिव का मतलब बहुत ही कह सकते हो बहुत ही कारगर, यहाँ पे मान लीजिए, वैसे इंटेंसिव बहुत ही उग्र, बहुत ही तीव्र को बोलते हैं। और कहाँ इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है? फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, एक्यूट का मतलब तीक्ष्ण, बहुत ही मतलब यहाँ पे कह सकते हो बहुत ज़्यादा गंभीर, सीरियस। रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन संबंधी, सांस संबंधी, इलनेस का बीमारी। ठीक है, और यहाँ पे सक्षम इसमें भी नहीं है कि ये कोई इंटेंसिव ट्रीटमेंट या कारगर इलाज दे सके, किसके लिए? इस रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए। यही बीमारी है, इसमें सांस संबंधी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलता है, अटैक होता है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देने में सक्षम नहीं है। रिपीट कर देता हूँ, मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो तीन चार चीज़ें हैं। इसने किसने? बीमारी ने यहाँ पे रिवील किया है कई चीज़ें। एक तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उसमें इनएडिक्वेसी है, किस चीज़ के लिए? तो एक तो चीज़ बताई है कि एनफ टेस्ट नहीं करवा सकते हैं ये, है ना, ये हेल्थ सिस्टम ऐसा है फिलहाल भारत के अंदर कि सभी राज्यों में पर्याप्त रूप से टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा सकता। दूसरा यहाँ पे है कि बेस्ट आउटकम्स अचीव करने के लिए, टू डिटरमाइन वेयर कंटेनमेंट मेजर्स वुड अचीव द बेस्ट आउटकम्स, इस चीज़ में भी असमर्थ है कि भाई डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इससे ये तय नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे जो उपाय हैं, रोकथाम के उपाय हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। तीसरा, यहाँ पे ये इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकता हेल्थ सिस्टम, किसके लिए? एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, द नीड फॉर टेस्टिंग कैन ओनली ग्रो, तो कह रहा है कि नीड फॉर टेस्टिंग, जो आवश्यकता है टेस्टिंग के लिए, जो टेस्टिंग की आवश्यकता है, कैन ओनली ग्रो, केवल बढ़ सकती है, व्हेन ए फेज्ड एग्जिट स्ट्रेटजी इज अटेम्प्टेड। कब? फेज्ड एग्जिट स्ट्रेटजी, फेज्ड का मतलब चरणबद्ध तरीके से, एग्जिट स्ट्रेटजी मतलब लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति, इज अटेम्प्टेड, अगर उसका प्रयास किया जाए, पैसिव वॉइस है ये। तो आगे देखें अगर, तो आवश्यकता जो टेस्टिंग की है वो केवल तब बढ़ सकती है जब चरणबद्ध तरीके से स्ट्रेटजी जो है, एग्जिट स्ट्रेटजी है, उसका प्रयास किया जाए। तो जैसे ही लॉकडाउन से एग्जिट होंगे, लोगों के संपर्क में आएंगे, तो फिर ये टेस्ट की संभावना शायद बढ़ जाए, इसकी आवश्यकता बढ़ जाए। The testing data generated by all laboratories should be complete and shared in real time transparently by the center to aid policy making. टेस्टिंग डेटा, टेस्ट करने के बाद जो डेटा हैं, जनरेटेड बाय ऑल लेबोरेटरीज, जो डेटा जनरेट होते हैं, बनाए जाते हैं किसके द्वारा? सभी प्रयोगशालाओं के द्वारा, लेबोरेटरीज के द्वारा। शुड बी कंप्लीट, वो डेटा कैसे होने चाहिए? वो डेटा बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, एंड शेयर्ड, और उनको शेयर किया जाना चाहिए, इन रियल टाइम ट्रांसपेरेंटली, रियल टाइम बिल्कुल उसी समय जैसे डेटा उनके प्राप्त हुए उसी समय में वो शेयर कर दें, ट्रांसपेरेंटली, पूर्ण पारदर्शिता के साथ, बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा, टू ऐड पॉलिसी मेकिंग, ताकि पॉलिसी मेकिंग में सहयोग हो सके, उसमें सहायता मिल सके। तो टेस्टिंग डेटा जो लेबोरेटरीज के द्वारा जनरेट किए जाते हैं उनको बिल्कुल वो कंप्लीट होने चाहिए, और उनको रियल टाइम में शेयर किया जाना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि पॉलिसी मेकिंग में सहायता मिल सके। एज साइकोलॉजिस्ट आर पॉइंटिंग आउट, साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोविज्ञानी। तो जैसे कि मनोविज्ञानी हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं। द रेस्पॉन्स टू HIV टेस्टिंग ओवर 2 decades एगो, कि जो रेस्पॉन्स है HIV टेस्टिंग के प्रति 2 दशकों पहले, ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड, वो नाटकीय ढंग से इम्प्रूव हुआ था, है ना।
HIV टेस्टिंग के लिए पहले लोगों में शंका होती थी कि टेस्ट करवाएं नहीं करवाएं, बेइज्जती होगी, ये होगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो रेस्पॉन्स है HIV टेस्टिंग का 2 दशकों पहले ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुआ। कैसे हुआ? नाटकीय अंदाज में, व्हेन पीपल सॉ होप्स, लोगों को आशा दिखी, लोगों ने देखा कि कुछ होप है ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज की, गोट एक्सेस टू टेस्ट, वो उन्होंने मतलब एक्सेस किया टेस्ट का, है ना, उन्होंने टेस्ट का एक्सेस प्राप्त किया, एक्सेस में 2 लगता है, एंड वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टिग्मेटाइजेशन एंड जीनोफोबिया, और उनको प्रोटेक्ट किया गया। किसके खिलाफ प्रोटेक्ट किया गया? स्टिग्मेटाइजेशन मतलब कलंकित होना, अपमानित होना, कि उनको कलंकित नहीं होने दिया गया, एंड जीनोफोबिया मतलब होता है ऐसा डर जो अजनबियों से हो, फॉरेनर्स से हो। तो ये जो एक डर हो गया समाज के अंदर, किसी के मान लीजिए बीमारी है, HIV है, तो फिर लोग उससे नफरत करते थे, कि अजनबियों से नफरत करने लग गए थे, अजनबियों के नज़दीक नहीं जाते थे। तो उस चीज़ से यहाँ पे दूर किया, उस चीज़ से प्रोटेक्ट किया इनको। ठीक है, तो जैसे कि साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि HIV के प्रति जो रेस्पॉन्स है, टेस्टिंग रेस्पॉन्स जो है 2 दशकों पहले, वो ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ था जब लोगों ने देखा कि ट्रीटमेंट से मतलब ट्रीटमेंट इसका संभव है। फिर उन्होंने एक्सेस प्राप्त किया टेस्ट का, और जब उनको प्रोटेक्ट किया गया, कलंकित होने से बचाया गया, जीनोफोबिया का जो प्रोसेस है उससे बचाया गया, तब यहाँ पे हुआ था ऐसा। दिस वुड अप्लाई इन गुड मेजर टू कोविड-19, ये जो चीज़ है वो अप्लाई होगी अच्छे तरीके से कोविड-19 में भी। अगर उनको लगेगा कि टेस्ट करने से बचाव हो सकता है, वो फिर से रिकवर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली संख्या बढ़ेगी। तो दिस वुड अप्लाई, ये चीज़ अप्लाई होगी इन गुड मेजर, मतलब अच्छे तरीके से, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत सिग्निफिकेंटली यू कैन से। टू लग रहा है अप्लाई को देखकर, अप्लाई में 2 ही लगता है, लेकिन ये इन लग गया, ये अप्लाई में नहीं लग रहा, ये कह रहा है इन गुड मेजर। अगर इसको हटा भी दोगे तो फिर अप्लाई टू कोविड-19, ये चीज़ अप्लाई होगी कोविड-19 पर। फ्लैटनिंग द कर्व, अब कह रहा है कि कर्व को फ्लैटन कर देना, है ना। अब ये फ्लैटनिंग जो है वो यहाँ पे जेरेंड है, क्योंकि इसको देखकर वर्ब लगा रहे हैं अपन। तो कर्व को फ्लैटन कर देना मतलब बिल्कुल जीरो कर देना इन इन्फेक्शन को, विल रिक्वायर, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी क्लियर मैसेजेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ, इसके लिए स्पष्ट संकेतों की जरूरत पड़ेगी, स्पष्ट संदेश की जरूरत पड़ेगी प्रिवेंटिव हेल्थ पर। प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब रोकथाम का, जो रोकथाम वाली चीज़ें हैं कि कैसे रोका जाए। एंड स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी टू हेल्प पीपल मेंटेन स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन, कि किसके लिए? कि लोगों की सहायता करें, किस में सहायता करें? कि वो स्ट्रिक्ट जो क्वारंटाइन है उसको मेंटेन करें। अब हेल्प के साथ में सीधा V0 बेयर इन्फिनेटिव है। वेयर इंडिकेटेड, जहाँ कहीं भी संकेत दिया जाए, विदाउट सफरिंग इकोनॉमिक लॉसेज, और उसमें भी उनको इकोनॉमिक लॉस नहीं हो। एंड कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करना, लागू करना। रेगुलर सर्विलांस, और इसमें कैरी आउट करें रेगुलर सर्विलांस मतलब बिल्कुल नियमित रूप से निगरानी की जाए, सर्विलांस टेस्टिंग। एंड सिम्टम मॉनिटरिंग मतलब अगर सिम्टम नजर आए तो उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका निरीक्षण हो, मॉनिटर किया जाए। तो देखो, फ्लैटनिंग द कर्व विल रिक्वायर, तो अगर इस कर्व को फ्लैटन करना है, जीरो पे लाने हैं इन्फेक्शन, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी क्लियर मैसेजेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ पर क्लियर मैसेजेस होने चाहिए, स्पष्ट रूप से संकेत मिलने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए ताकि लोगों को यहाँ पे हेल्प की जा सके कि वो स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन को मेंटेन करें। वेयर इंडिकेटेड विदाउट सफरिंग इकोनॉमिक लॉसेज, जहाँ कहीं भी इंडिकेट किया जाए वहाँ पे क्वारंटाइन को स्ट्रिक्ट रूप से मेंटेन किया जाए, और वो बिना इकोनॉमिक लॉसेज को सफ़र किए। और साथ में यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कैरी आउट करने की, कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करने की, लागू करने की। किसको? रेगुलर सर्विलांस टेस्टिंग को, कि टेस्टिंग लगातार तरीके से चले और सिम्टम मॉनिटरिंग हो। तो इससे क्या है, आप फ्लैटन कर सकते हो कर्व को, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे अगर टोन की बात आप करोगे तो ये एक इंट्रोस्पेक्टिव टोन उभर कर आती है। मतलब यहाँ पे सरकार को सोचने की ज़रूरत है किस प्रकार से लॉकडाउन को हटाना है ना, कैसे इस चीज़ को कंटेन करना है। तो इंट्रोस्पेक्टिव टोन है कि खुद को सोचने की यहाँ पे आवश्यकता है। अब हम बात करें इस आर्टिकल के साथ जो मैच द कॉलम का एक क्विज़ है उसकी।